आहना का शरीर धीरे धीरे घुल रहा था। शुभम ने कहा, तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा इस संसार से, और अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलने दूंगा। शुभम ने उसे बस रोकने के लिए ये बोला था, लेकिन उस आत्मा की हंसने की आवाज पूरे विला में गूंजने लगी। उसके अंदर अब मुक्ति न मिलने के भय से कहीं ज्यादा बदले की भूख थी। शुभम देखता रह गया और अंत में आहना का शरीर पानी में नमक की तरह घुलने लगा। उन लोगों को ये सब अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक जोर की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। आवाज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों ने अपने कान बंद किए। फिर ललित ने महसूस किया कि उसके कान से खून बहने लगा है। आहना जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन वो आवाज उस आत्मा की आवाज के नीचे दब गई। शुभम ने अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन सीढ़ी टूट कर गिर गई। उसका एक पैर सीमेंट कंक्रीट के एक बड़े टुकड़े के नीचे दब गया और वो वहां से हिल नहीं पा रहा था। और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते केवल 1 मिनट के अंदर एक जिंदा इंसान मलबे में बदल गया। रूम में अभी भी केवल लाखों दर्शक और अनस्क्रिप्टेड स्क्रीन स्क्रैपिंग चल रही थी। मौत का ये खौफनाक मंजर सिर्फ इन तीनों ने देखा था। अजय और ललित आपस में बात कर रहे थे कि आखिर इसकी मौत किस चीज से हुई। अगर स्ट्रांग रूम एसिड होता तो भी कम से कम उसकी गंध तो आती। अजय ने शुभम से सहमति लेने के लिए पूछा, तुम्हें क्या लगता है शुभम? शुभम कहीं खोया हुआ था। शुभम को उसकी मौत का बहुत दुख था। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। उसको दिख रहा था कि जैसे उसकी दादी उससे कह रही हो कि तेरी ये जिंदगी इन लोगों की जिंदगी का उद्धार है, इसलिए इनको बुरी शक्तियों से बचाना तेरा कर्तव्य है। शुभम की आंखों में आंसू थे। उसके मन में चल रहा था कि मैंने किसी की जान बचाने का वादा किया और मैंने उसका न सिर्फ भरोसा तोड़ा बल्कि उसे मौत के मुंह में अपनी आंखों के सामने जाने दिया। तभी शुभम की नजर पड़ी एक व्हाइट स्टोन पर। उसने वो स्टोन उठाया और उसे देखते ही सोचने लगा कि हो न हो इसका आहना की मौत और लाल साई वाले प्रेस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वो उसे उठाकर चुपचाप वहां से चल दिया। ललित और अजय कंफ्यूजन के साथ पहले उसे देख रहे थे, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और शुभम के पीछे पीछे जाने का डिसीजन लिया। वहां से जाने के बाद शुभम बस दादाजी की दी हुई किताब को दिन भर पढ़ने समझने में लगा रहता। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। बीच बीच में बस उस व्हाइट स्टोन को हाथ में लेकर उसे देखते हुए कुछ सोचता रहता। अजय को एहसास हुआ कि शुभम कहीं न कहीं उस घटना का खुद को भी जिम्मेदार मान रहा था। एक दिन अजय ने उसका मन बहलाने के लिए कहा, भाई कुछ कपड़े खरीदने हैं। बस फिर दोनों पहुंच गए दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक मॉल में। वहां से निकल ही रहे थे कि शुभम की नजर पड़ी एक बूढ़े बाबा पर, जो मॉल के बिल्कुल बगल वाले रास्ते के फुटपाथ पर ही बैठा भविष्यवाणी बताने का काम करता है। शुभम की उससे थोड़ी देर के लिए ही नजर मिली और उसने इनडायरेक्टली शुभम से कहना शुरू किया, तेरा कारवां यूं ही चला तो मंजिल नहीं मिलने वाली। शुभम तुरंत समझ गया कि वो उसे ही कह रहा है, क्योंकि वहां आसपास उस वक्त उसकी भविष्यवाणी सुनने के लिए कोई नहीं था। तो शुभम तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो आप? इतना बोलते ही शुभम को लगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और वो चुपचाप वहां से चल दिया। तभी उसे बूढ़े ने जवाब दिया, बकवास? कुछ लोग मर चुके हैं, आसपास की बुरी शक्तियां हैं और जिंदगी लंबी है, ये भी बकवास है? शुभम को ये सुनते ही पता लग गया कि वो उसी की ही बात कर रहा है। शुभम को इस बात का बहुत बड़ा शॉक था कि कुछ ही वक्त हुआ है गांव में जो घटनाएं हुई हैं, उसका कोई गवाह भी नहीं। फिर इसे कैसे पता उस घटना के बारे में? शुभम के मन को हजारों सवालों ने घेर लिया। बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, मुझे ये सब कैसे पता, जानना नहीं चाहोगे? शुभम ने अपने मन की शांति के लिए खुद से कहा, अरे ये इस तरीके की बातें करने की स्किल डेवलप की होगी। इसमें सबको लगे कि कहीं मेरे बारे में बात कर रहा है, पैसे कमाने का एक जरिया होगा। लेकिन तभी बूढ़े ने कहा, अगर तुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ तो समझ ले कि एक पाप ने तुझे घेर रखा है। जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक 3 साल के अंदर ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। शुभम ने मन ही मन सोचा कि अगर मान भी लूं कि बाकी की बातें शायद अंदाज बस बोली गई थीं, लेकिन ये जो आखिरी बात उसने कही है,
इससे साफ जाहिर होता है कि हो न हो इसे या तो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है या तो ये सबकी जिंदगी के बारे में जानने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। अंजनी दादाजी मेरे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिए। उनके बिना मैं आज यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। तब उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में आकर शुभम के कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू समझता क्यों नहीं? शुभम ने तुरंत अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, कर क्या रहे हैं आप? दिखाई नहीं देता क्या? पब्लिक प्लेस में आप बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ भी हो, शुभम को उनका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उसने उस बूढ़े का हाथ हटाने के बाद अपना कॉलर देखा तो वो शॉक्ड रह गया। उसके कॉलर पर एक हथेली के आकार का एक गहरा काला निशान बन गया था और उसके आउटलाइन का रंग जैसे काली हवा की तरह चारों तरफ फैल गया था, जो किसी तरीके का इंडिकेशन दे रहा था। तभी उसने उस बूढ़े बाबा की हथेली देखी तो उस पर लिखा हुआ था कर्ज। शुभम ने सवालों से भरे इंप्रेशन के साथ बूढ़े की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक कर्ज ही तुझे नई जिंदगी देगा। एक रूह का कर्ज है तुझ पर, और जिस दिन उस रूह ने तुझे स्वीकार कर लिया, नई जिंदगी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कभी मेरी जरूरत लगे तो मैं यहीं मिलूंगा। चला जा। इतना बोलने के बाद वो बूढ़ा चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और आंखें मूंद कर ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वो वहीं सो गया हो। शुभम ने ये सब देखा और उसे दोबारा परेशान न करने का डिसीजन लिया और सोचा कि अब उससे बात करके दोबारा परेशान न किया जाए। जनरली ऐसे ज्ञानी लोग थोड़े जल्दी गुस्सा होने वाले और एरोगेंट से भरे मिलते हैं, कहीं ये भी ना क्रोधित हो जाए। तो शुभम ने वहां से जाना चाहा, लेकिन वो घर अभी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतना कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि वो थोड़ी देर रिलैक्स फुल करना चाहता था। इसलिए उसने अजय से कहा, कुछ माँ के लिए भी सामान लेना है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो क्या सामान ले, पर वो मॉल में फिर से गया, माँ के लिए आधे घंटे शॉपिंग करी, जो कुछ भी उसे दिखा वो खरीद लेता। ऐसा नहीं था कि वो पैसे उड़ा रहा था, वो तो इसीलिए कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना वक्त कैसे बिताए और इस सब के बारे में थोड़ी देर के लिए ना सोचे। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद वो सीधा घर गया और वहां पहुंचकर देखा तो वहां माँ नहीं थी। उसने थोड़ी देर इधर उधर आवाज लगाई कि माँ कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन तभी पड़ोस की आंटी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो आंटी ने बताया, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्हें वहां ले जाया गया है। शुभम शॉक्ड रह गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब घटनाएं इतनी तेजी से होना शुरू हो जाएंगी। उसे ख्याल आया कि दादी ने सच्ची कहा था, 20 साल की उम्र के बाद मेरी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे और अगर मैं बुरी शक्तियों से घिरे हुए लोगों की सेवा करने में नाकाम रहा तो ये चीज और बढ़ती जाएगी। शुभम को बार बार यही लग रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक इंसान जो बुरी शक्तियों की चपेट में था, उसने इससे मदद मांगी, इसने उसे बचाने का वादा भी किया, लेकिन वो मर गई और वो कुछ नहीं कर पाया। उसने सोचा कि मैं ये सब चीज लगातार ऐसे ही होने नहीं दे सकता, क्योंकि इस सब का ताल्लुक मुझसे है। जो कुछ हो मुझे हो, मेरी वजह से मेरी माँ, मेरे परिवार, मेरे दोस्त या कोई और ये सब क्यों झेले। वो तुरंत भागता हुआ अस्पताल जा पहुंचा। जाते ही वो डॉक्टर से मिला। उसके बाद उसके सर्टिफिकेट देखे तो उसे पता चला कि उसकी माँ को किडनी फेलियर हुआ है। हालांकि इसका पता अर्ली स्टेज में ही चल गया था, इसलिए शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी खर्चा इतना ज्यादा था कि शुभम उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी एक नर्स ने पूछा, क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? जी मैं उनका बेटा हूँ, बोलिए, शुभम ने जवाब दिया। नर्स ने कहा, तो चलिए ऑपरेशन का और बाकी के बिल की पेमेंट कर दीजिए। शुभम ने चलकर पेमेंट की। अनन्या के फादर कुमार जी के दिए हुए सारे पैसे एक झटके में खत्म हो गए और अभी भी पैसों की जरूरत थी ही। अगर हफ्ते भर के अंदर वो फिर से पैसे नहीं जमा करता तो वो उसकी माँ को हॉस्पिटल बेड से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो लोग वहां पर नहीं रह सकते थे। शुभम को बड़ी टेंशन थी। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चला गया। शुभम माँ के पास टेंशन में बैठा था। माँ की हालत को देखकर उसे रोना आ रहा था, लेकिन माँ ने कहा,
बेटा परेशान मत हो, रो क्यों रहा है? मैं ठीक हूँ, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, 2 दिन की बात है, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। माँ इस हालत में भी स्ट्रॉन्ग बनने और दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुभम को तो सच्चाई मालूम थी ही। डॉक्टर के लिखे हुए रिपोर्ट्स और दवाइयां शुभम के दिल को कचोट रही थी। उसे पता था कि माँ के शरीर को कितना नुकसान हुआ है और उसे कितना दर्द हो रहा होगा, और ये बात उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। शुभम ने किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहा, माँ मैंने सारी फीस भर दी है, अब तू जब तक चाहे, जब तक तुझे जरूरत हो, यहाँ रहकर शांति से आराम कर सकती हो। ज्यादा देर तक शुभम वहां बैठ नहीं पाया, उसे पैसों का इंतजाम करना था। पहले जो काम करता था प्राइवेट डिटेक्टिव वाला, वो तो उसने बंद कर ही दिया था। क्लाइंट छूट गए थे, नए क्लाइंट कहां से ही बनते, उसके पास अब एक ही रास्ता था। उसने खोजने की कोशिश की कुछ ऐसे लोगों को जो इन बुरी शक्तियों से परेशान हो, जिन्हें वो छुटकारा दिलाकर उनसे कुछ पैसे मांग सके, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। एक दिन कनॉट प्लेस में कहीं उदास बैठा हुआ था, तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखा तो वही मॉल के बाहर वाले बाबा थे। आज वो थोड़े अलग दिख रहे थे, थोड़े ज्यादा नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे थे। उनको देखकर शुभम थोड़ा शॉक्ड था। उन्होंने बिल्कुल शांत स्वभाव में कहा, जरूर तुम्हारे परिवार पर कोई विपदा आई है और इसके जिम्मेदार तुम्हारा भाग्य है। शुभम को कुछ समझ नहीं आया, वो खुद को रोक नहीं पाया और इंटेंशनल और अनइंटेंशनली बाबा के सामने हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने लगा। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हो, उसका सामना कर सकते हो। बाबा के कहने का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं, या वो उसे किसी भविष्य में होने वाली घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए पॉकेट FM।